नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें राष्ट्रपति का पूरा निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई भी चांस नहीं है कि एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से छूट जाए। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे, वो भी अभी तक जितने राष्ट्रपति के वीडियो बनाए हैं उससे ये वीडियो धाकड़ होने वाला है। दोस्तों, इसमें एक एक फैक्ट शामिल किया गया है इस वीडियो में, और राष्ट्रपति का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। और आपका बेसिक भी मजबूत हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा राष्ट्रपति को लेकर के। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि भारत के राष्ट्रपति का क्या क्या कैसे कैसे नियम कानून होता है, सारा आप लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है। तो भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होता है। तो दोस्तों, भारत में एक राष्ट्रपति होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान, वो होता है राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। दोस्तों, संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं। दोस्तों, तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका और एक होता है विधायिका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, विधायिका में होता है, सबसे पहले विधायिका की बात करें तो जो विधायिका होता है, विधायिका में कानून माने विधि को बनाया जाता है, कानून उसमें बनाया जाता है। उसके बाद कार्यपालिका उसको कैसे माने उस बनाए हुए कानून को किस तरीके से लागू करना है, कैसे कार्य करवाना है, ये कार्यपालिका में आता है दोस्तों। उसके बाद आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो होता है दोस्तों, उसमें न्याय दिया जाता है। मान लो विरोध हो गया तो उसमें न्यायपालिका न्याय देती है कि कौन से पक्ष में न्याय है, कौन सा अन्याय है। ये न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। तो ठीक है, तो वही कह रहा है दोस्तों कि कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं, कि कार्य को कैसे करा जाएगा, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अपनी शक्तियां स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, अनुच्छेद 53(1) का प्रयोग करके। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(1) यह कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो अपनी शक्तियाँ या तो स्वयं वो कर सकता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसको संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत उसको अधिकार है, उसको शक्तियाँ मिली हुई हैं कि या तो तुम स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो या अपने अधिकारियों द्वारा, जो आपके पदाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की दोस्तों योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, कैसे राष्ट्रपति को उसके पद मिलते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं कैसे होती हैं, क्या होता है योग्यता। तो दोस्तों, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत उसकी योग्यता दी गई हैं, और कौन कौन सी वो योग्यताएं होती हैं आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 58 में यही है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इससे कम होगा तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, लेकिन 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है दोस्तों। लोकसभा का वो सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तब जाके वो भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। नोट में थोड़ा सा हम आपके लिए लेके आए हैं कि नोट में क्या है, किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार
राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो तो वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों कोई अगर राष्ट्रपति का पद धारण करना चाहता है तो वो भारत सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट जॉब हैं या राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण करता हो, कहीं भी वो जॉब सोचे कि मैं राष्ट्रपति हूँ तो ये जॉब कर लूँ या वो कर लूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लाभ का पद धारण न करता हो तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। अगर वो किसी लाभ को धारण करता है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा दोस्तों, यही है। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। माने दोस्तों ये जितने पोस्ट होते हैं इनको लाभ का पद नहीं माना जाता। जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पोस्ट हो गया, राज्यों के राज्यपाल का पोस्ट हो गया, संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों का पोस्ट हो गया, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। बाकी जितने भी लाभ के पोस्ट हैं जिसमें सैलरी मिलती है वगैरह, ये सब इनको छोड़ करके तो जितने भी होते हैं वो पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो दोस्तों 50-50 अगर होगा, 50-50 होगा तब जाके राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम अनुमोदित और प्रस्तावित हो जाएगा। तो 50-50 मतदाता होने चाहिए। दोस्तों एक नोट में ये भी है कि 1997 से पूर्व यह संख्या दोस्तों 10-10 थी, जो अब 50-50 हो गई है। पहले वो संख्या 10-10 थी 1997 के पहले। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। कितना है दोस्तों? 15,000 रुपये है, जो कि पहले 2,500 थी। कहने का मतलब 1997 के पहले ये 2,500 थी, उसके बाद 15,000 हो गई है जमानत की राशि। और जमानत की राशि जब्त कब होती है ये दोस्तों अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाएगी। माने दोस्तों अगर टोटल वोट का आप 1/6 वोट नहीं प्राप्त करते हैं तो आपकी जो 15,000 रुपये की राशि है ये जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं होगी दोस्तों। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। समझे दोस्तों इस लाइन को? राष्ट्रपति जो होता है संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। माने राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पहले वो राज्य विधानमंडल या संसद का सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। अगर मान लो वो इस पोस्ट पे है भी, संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य है भी, तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान खाली समझा जाएगा। निर्वाचन की तिथि से। अनुच्छेद 59 यह कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। वही दोस्तों, वही पहले अभी इसके पहले लाभ पद वाला क्वेश्चन जो आया था, यही क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 59 यह कहता है, जो संविधान का अनुच्छेद 59 है वो यही कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल माने 5 वर्ष के दौरान, भाई दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल सबको पता है कि 5 वर्ष का होता है, तो इस 5 वर्ष के दौरान राष्ट्रपति अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। माने दोस्तों अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति योग्य हो सकता है। भाई अगर उसने अच्छा काम किया है तो वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोस्तों भारत में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, यह इस प्रश्न पर संविधान मौन है। माने भारत में अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है
इस विषय में संविधान ने भी कोई जवाब नहीं दिया है, संविधान भी अभी तक चुप है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन अपने भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, कितनी बार नहीं। इसके विषय में संविधान ने कुछ नहीं बोला है। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार, एक 1952 में और एक 1957 में, ठीक है दोस्तों, एक 1952 में, एक 1957 में इस पद हेतु चुना गया था, इस पद हेतु चुना गया था, एक 1952, एक 1957। तो भारत के वही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही वही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार, एक 1952 में, एक 1957 में इस पद हेतु चुना गया था। बाकी अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि जो लगातार 2 पंचवर्षीय राष्ट्रपति बना हो। ठीक है दोस्तों, तो 1952 और 1957 में इस पद हेतु चुना गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे राष्ट्रपति थे एकमात्र। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल माने इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसे काम करता है आइए देखते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें दोस्तों क्या होता है, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, तब जाके निर्वाचित होंगे। और नोट में दोस्तों एक बात यह है कि 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। माने ये 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, पुडुचेरी और संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, संसद के दोनों सदन हो गए और ये जो दिल्ली है और पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। दोनों एक बात और दोस्तों एक बात और आप लोग ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों जिसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों आप लोग इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। यह कह रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य होने चाहिए, ना कि निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है। दोस्तों लाइन को ध्यान से देखिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य। और दोस्तों राज्य विधान परिषद के सदस्यों, राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है, विधानसभाओं की बात नहीं कर रहा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों जिसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। तो ठीक है, तो मनोनीत शब्द का विशेष ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इनको नहीं शामिल किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे तो समझ में आ जाएगा, 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। क्या? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ये आप लोग लाइन को याद कर लीजिएगा। कौन से आर्टिकल के अनुसार? अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जो कि गुप्त होता है दोस्तों। अनुच्छेद 55 में
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 55 आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रपति की पद अवधि, राष्ट्रपति की पदावधि की बात होगी। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की कितनी अवधि होती है, कितने कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, ये आगे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपना पद धारण करता है। माने जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस तिथि से 5 वर्ष तक वह अपना पद धारण करता है अनुच्छेद 56 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 61 के अनुसार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 यह कहता है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण यदि करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। माने अगर राष्ट्रपति संविधान का कोई भी अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 56(1)(ग) के अनुसार, अनुच्छेद 56(1)(ग) के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के बाद भी तब तक अपने पद को धारण किया रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी या नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो दोस्तों 56(1)(ग) यही कहता है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद को तब तक धारण किया रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी माने नया राष्ट्रपति जब तक अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा, उसका पोस्ट बना रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। और जिस दिन नया राष्ट्रपति शपथ लेगा उसी दिन ये अपने पोस्ट से वंचित हो जाएंगे। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रपति भाई मान लो 5 वर्ष के दौरान उसे त्यागपत्र देना पड़ा, कोई मृत्यु हो गई या फिर किसी और कारणवश अगर उसे अपने पोस्ट से हटना है तो वो त्यागपत्र देता है और वो त्यागपत्र अपने छोटे को देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तब जाके उपराष्ट्रपति जो होता है वो तत्काल सूचना इसकी दिया नहीं कि वो तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के पास सूचना पहुंच जाएगी कि हाँ राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र हमें दे दिया है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, यही डिस्कशन कर रहे थे, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 महीने के भीतर करा लिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन यह कह रहा है कि अगर मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्यागपत्र देना चाहता है किसी कारणवश या फिर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी गई है, तो उसको भरने के लिए 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करा लिया जाएगा, राष्ट्रपति का पोस्ट भर लिया जाएगा। दोस्तों यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, यदि मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ठीक है, पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर रह के उसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और यदि मान लो उपराष्ट्रपति का भी पोस्ट, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और तथा दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश का पोस्ट भी खाली हो, उसका भी पोस्ट खाली हो, तो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 चीज़ें हैं। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों एक एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह
भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया। लगभग 35 दिन तक दोस्तों उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। एम हिदायतुल्ला एक मात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ कहो दोस्तों या प्रतिज्ञान कहो, बात एक ही होती है। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 60 के अनुसार, अनुच्छेद 60 यह कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 यही कहता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन दोस्तों 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख रुपए है वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन। और राष्ट्रपति का वेतन राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है। इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता दोस्तों, तो आयकर मुक्त होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं ये। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और इनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो कि आयकर मुक्त होता है। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाई जाती है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। माने दोस्तों अगर 5 साल तक पूरा रहता तो न्यायिक प्रक्रिया थी। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माने 5 साल के पहले उसको अपने पोस्ट से हटा दिया जा रहा है, तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। माने अगर ऐसा महाभियोग की प्रक्रिया लाना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे, आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के काम से, प्रस्ताव की सूचना पर जो भी प्रस्ताव भाई जो है संविधान का अतिक्रमण जब राष्ट्रपति करता है तो प्रस्ताव भेजा जाता है। तो प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। माने 1/4 जितना भी लोग रहेंगे सदन में, उसका 1/4 हस्ताक्षर होना चाहिए तथा समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। माने 2/3 बहुमत होगा तभी महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी, अन्यथा महाभियोग की प्रक्रिया तो नहीं हो पाएगी। तो संसद के ये दोनों सदन जो है इसमें कम से कम 1/4, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को मिला के 1/4 का सिग्नेचर होना चाहिए और 2/3 लोगों का बहुमत होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा के उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं वह भी भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यद्यपि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों लाइन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों माने लोकसभा राज्यसभा के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, वो सदस्य जो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं वो सदस्य, वही सदस्य जो है महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो निर्वाचन में भाग नहीं लेते, वो संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, फिर से सुनिए, संसद के दोनों सदनों चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं वह भी भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बल्कि ये महाभियोग में भाग नहीं लेते लेकिन निर्वाचन में भाग लेते हैं ये। ठीक है दोस्तों, आइए तो दोस्तों ये था आपका राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा
और कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हाँ पे यहाँ पे डाउट था। हम आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे और बताएंगे कि हाँ क्या कैसे कहाँ पे आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी होगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए हम आप लोगों के लिए राष्ट्रपति अभी प्रेसिडेंट से ही संबंधित वीडियो लेके आएंगे। ये तो एक मैंने अभी मैं पहले ही वीडियो से बताया था कि जब तक राष्ट्रपति का पूरा एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, राष्ट्रपति का सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तब जाके हमारे राष्ट्रपति की वीडियो समाप्त होगी। तब नए टॉपिक पे हम आ जाएंगे। राष्ट्रपति के बाद हो सकता है मैं उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम राष्ट्रपति के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सारे हम करा देंगे आपको, आप परेशान मत होइए। डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपको राष्ट्रपति का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा।